సోనూభాయ్ దేశంలో ఇప్పుడు ఎవరికి ఏ కష్టం వచ్చినా తలచుకుంటున్న మొదటి పేరు ఇదే. పిలిస్తే పలుకుతా అంటూ ఎవరు ఎప్పుడు సాయం కోరినా తనకు చేతనైనంత తోడ్పాటునందిస్తూ శభాష్ అనిపించుకుంటున్నారు ప్రముఖ నటులు సోనూ సూద్. తెరపై ప్రతినాయక పాత్రలు పోషించిన ఆయన ఈ కరోనా కష్టకాలంలో సూపర్ హీరో అయ్యారు. వలస కార్మికులను సొంత గూటికి చేర్చడం నుంచి ఆకలితో అలమటించే నిరుపేదల కడుపు నింపటం వరకు ఆయన చేయని పనిలేదు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఏడాదిగా సోనూ సూద్ పేరు మారు మోగుతూనే ఉంది. అంతా ఆయన్ను ఆకాశానికి ఎత్తేస్తున్నారు. అసలు ఇంత సేవ చేయటం వెనుక స్ఫూర్తి ఏంటి? సాయం అంటే చాలు సోనూ సూద్ ఎందుకు అంతగా చెలిస్తున్నారు? ఆయన సేవా గుణాన్ని రాజకీయం చేయటంపై ఆయన అభిప్రాయం ఏంటి? ఈ వివరాలన్నీ ఈటీవీ భారత్తో పంచుకున్నారు సోనూ సూద్. ప్రత్యేక ముఖాముఖిలో ఇంకెన్నో ఆసక్తికర విషయాలు తెలిపారు. आज हमारे साथ में वो शख्सियत मौजूद है, कोई उन्हें कभी प्रधानमंत्री बनाने की बात करता है, कोई उन्हें मसीहा कहता है, कोई उन्हें अलग अलग सुपरमैन की उपाधि देता है, लेकिन वो खुद अपने आप को किस रूप में देखते हैं हम आपको मिलाते हैं भारतीय फिल्म अभिनेता सोनू सूद, जो मिसाल बने हुए हैं कोरोना काल में सेवा भावना की। सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी पर। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। जो मैंने कहा कि कोई आपको पीएम बनता देखना चाहता है, कोई सुपरमैन कह रहा है, कोई मसीहा कह रहा है, किस तरह की फील आपके जहन में आती है जब ये बातें आप सुनते हैं? मैं एक बड़ा ही आम इंसान हूँ। मुझे लगता है कि जब आप आम इंसानों से जुड़े रहते हैं तभी आप अपनी रियलिटी को चेक करते रहते हैं ज़िंदगी में। सो आई कनेक्ट विद देम। मुझे लगता है कि जो भी इंसान ज़रूरत में है, जिसको भी आपकी ज़रूरत है ज़िंदगी में, मैं उससे जुड़ा रहूं, इससे बड़ी उपाधि नहीं है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप को लोग क्या शब्द देते हैं, पर जब तक वो आपको अपना मानते हैं, आई थिंक वो ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। काम तो सरकारों की भी जिम्मेदारी थी, राजनेता भी करते हैं, तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको लेकर भरोसा है वो जबरदस्त तरीके से लोगों ने जताया है और आपने उस भरोसे को निभाया है शिद्दत से काम करके। मैं समझना चाहता हूं कि ये जो भरोसा आपने कमाया है, इसके पीछे की प्लानिंग क्या है, टीम क्या है, किस रूप में आपने पूरा पहली दफा कब सोचा कि इस तरह से मदद करने की जरूरत है देश के लोगों? देखिए सर, मदद की ज़रूरत तो हमेशा ही रही है, सिर्फ समय बदलता रहा है। कोरोना के काल में ज़्यादा लोगों की परेशानियां सामने आई। सड़कों पर घूमते हुए प्रवासी मजदूर लोग मिले तो लगा कि बाहर निकलना पड़ेगा, हाथ थामना पड़ेगा, ताकि ये जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर निकले हुए हैं, जब वो बच्चे बड़े हों, उन्हें ये ना लगे कि किसी माँ बाप जिस माँ बाप के साथ वो निकले हैं तो किसी ने उनका हाथ नहीं थामा। तो उस थॉट से जब वो बड़े होंगे तो बहुत सारा मुश्किल समय रहेगा उनका बड़े होते हुए। तो मुझे लगा कि अगर एक विश्वास का हाथ उनका हाथ थाम पाए तो विश्वास का हाथ मेरा क्यों ना हो। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश थी और पता ही नहीं चला कि कब आप पूरे देश से जुड़ गए। और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसा कोई राज्य नहीं था जहाँ पर ट्रेन, बसेस या फ्लाइट्स हम लोगों ने नहीं भेजी। और करीबन कुछ ही समय में करीबन 10 लाख के करीब लोग जुड़े। और वो लोग सिर्फ उस तक नहीं जुड़े कि आप उन्हें घर भेजे जाए, उन लोगों के लिए जो उन लोगों के लिए नौकरियां दिलवानी थी, चाहे उनको उनकी पढ़ाई करानी थी या उनका इलाज कराना था, हर एक चीज़ जो है एक दूसरे के साथ जुड़ती रही। मेरे मदर की एक शब्द मुझे याद आते हैं कि अपनी मुट्ठी खोल के तो देख, शायद तेरी हाथ की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा हो। मुझे लगता है कि मैंने शायद वो मुट्ठी खोली और उस हाथ की लकीरों में इन लोगों की जान बचाना लिखा था और वही मैं कर रहा हूँ। बड़ी तादाद में राज्य सरकारों ने इंतजाम किए, सभी राज्य सरकारों ने, लेकिन फाइनेंशियली कहीं न कहीं उनको भी एक बोझ महसूस हुआ। और आप हैं वो लगातार काम करते रहे। फंडिंग किस तरह से हुई, कैसे हुई, इसको लेकर सभी की दिलचस्पी है कि जो काम सरकारें उस रूप में नहीं कर पाई ऑर्गेनाइज वे में, वो सोनू सूद कैसे कर? सर, मैंने अपने रास्ते खुद बनाए। लोगों ने पूछा कि आप अक्सर ये काम होता है कि हम सरकारों पर उंगली उठाते हैं कि यार देखिए सरकारें फेल हुई या उन्होंने ये काम नहीं किया, वो नहीं किया। तो ये हमारी फितरत बन चुकी है, जो ठीक भी है, हमें अपना हक बनता है अपनी शिकायत दर्ज कराने का।
लेकिन हम सिर्फ शिकायत दर्ज करवाते रहें या खुद भी काम करें। तो मुझे लगा कि मुझे खुद काम करना चाहिए। इंटेंशन थी, मेरे से बहुत बड़े-बड़े दिग्गज लोग पड़े हुए हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल लोग पड़े हुए हैं, पर मुझे लगता है इंटेंशन से काम होता है। जब आप एक मुहिम छेड़ते हैं और आप लोगों को बोलते हैं कि मैं देश के साथ जुड़ के देश को लेकर चलूँगा, देश की मदद करने के लिए। मैंने अपनी सीमाएँ नहीं बाँधी। लिवर ट्रांसप्लांट वाले भी आते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट वाले भी आते हैं, एजुकेशन वाले भी आते हैं, सड़क बनवाने वाले भी आते हैं, शादी करवाने वाले भी आते हैं, आपको किसी लिकर शॉप पे लेके जाने वाले भी रिक्वेस्ट आती है। तो आप उन्हें कैसे हैंडल करेंगे, तरीका वो है। मैंने कोई किसी किताबों में नहीं पढ़ा, मैंने कुछ उसकी ट्रेनिंग नहीं ली, बट एक इमोशन की नाव में बैठकर मैं इस समंदर में उतरा हूँ। मंजिल बड़ी दूर है, लेकिन सफ़र जारी है। सफर जारी है। लोग कह रहे हैं कि इतना सेवा और इतना तमाम जो लोग काम कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम, चुनाव लड़ने का इरादा तो नहीं है। काहे चुनाव, मतलब इतना सारा काम कर रहे हैं, चुनाव लड़िए, नेता बनिए, सारे काम अपने आप हो जाएंगे। खुद सोनू सूद है, वो फिर निर्देश देंगे बजाय इसके कि फील्ड में काम करने। देखिए सर, जब जो हाथ बोलते हैं ना कि जब आप पहले हाथ बढ़ाते हो और जब हाथ मिलाने का जो मज़ा है वो खुद से ही होता है। सिर्फ घर में बैठकर एयर कंडीशन रूम के अंदर अगर आप आवाज़ देने लगते तो काम होते नहीं, सड़कों पर तो उतरना ही पड़ेगा। कोरोना काल में भी मैं उतरा और आज भी उतरता हूँ हर रोज़। आइडिया ये है कि पॉलिटिक्स एक बहुत कमाल का, राजनीति एक बहुत कमाल का फील्ड है। अफसोस की बात यह है कि लोगों ने उसे एक रंग दे दिया है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप राजनीति में आना चाहते हो, इसीलिए आप अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को प्राउडली बोलना चाहिए कि हाँ, मैं राजनीति में आना चाहता हूँ और मैं देश बदलना चाहता हूँ। हर इंसान करता है, ठीक है, बहुत लोग नहीं बदल पाए होंगे और बहुत लोग बदलना चाहते हैं और बहुत लोग बदल नहीं भी चाहते। मैं राजनीति के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं है। मुझे लगता है एज एन एक्टर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और अगर राजनीति की बात करें तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं कि लोग बोलते हैं कि बॉस, आपको यहाँ से इसी रास्ते पर पकड़ना है, यही हाईवे पकड़ना है और तो ही आपकी मंजिल है। मैं अपने हाईवे खुद बनाता हूँ, मैं बाईपास भी पकड़ता हूँ, मैं कच्चे रास्ते पर भी चढ़ता हूँ, मैं प्रोटोकॉल्स भी तोड़ता हूँ। मेरा काम नहीं था लोगों को दवाइयाँ देना, ऑक्सीजन देना, वो इंजेक्शंस देना जो मैं दे रहा था। मैंने वो इंजेक्शंस भी दिए, मैंने लोगों को पढ़ाई भी कराई, लोगों की इलाज भी करवाए। तो मैंने प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए। तो शायद अगर मैं किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़ा होता या पार्टी होती तो शायद मुझे प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते। और मुझे लगता है कि एक इंडिपेंडेंट इंसान होने के कारण मैं अपनी इमोशंस की राइड कर रहा था और आई थिंक वही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। सुनील जी, इसका मतलब ये भी माने कि आप पॉलिटिक्स है उससे तो आपको परहेज नहीं है, लेकिन पार्टीज के अलग अलग जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके अंदर बंधना आपको पसंद नहीं है, और जब ऐसा मौका मिलेगा तो आप जरूर पॉलिटिक्स में भी आएंगे। देखिए, मैं कहूँगा मुझे परहेज नहीं है, बिल्कुल परहेज नहीं है, लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं मेंटली तैयार नहीं हूँ। एज एन एक्टर मुझे बहुत कुछ करना बाकी है और जो मैं अभी भी कर पा रहा हूँ, लोगों की मदद अभी भी मैं कर पाता हूँ जो मैं पॉलिटिशियन बनने के बाद कर पाता। तो मुझे लगता है कि मैं दोनों फेसेस एंजॉय कर रहा हूँ एज एन एक्टर और मदद करने वाला भी फेस कर रहा हूँ। मैं सेट पे जाता हूँ, वहाँ हज़ारों की गिनती में लोग आते हैं, स्पॉट बॉय हो, लाइटमैन हो, डायरेक्टर्स के लोग हों, आर्ट डायरेक्टर्स के लोग हों, सब लोग आते हैं, उनकी मदद करता हूँ। तो मेरा जो अंदर से जो फीलिंग है लोगों की मदद करने की भावना है वो भी पूरी होती है और एज एन एक्टर भी पूरा कर पाता हूँ। लेकिन जब भी तैयार होऊंगा या मुझे लगेगा कि मैं इस लायक बना हूँ या मैं करना चाहता हूँ या मेरे अंदर से आवाज़ आएगी, उस दिन मैं किसी रूफ टॉप की छत पे खड़े होकर जोर से आवाज़ दूंगा कि मैं तैयार हूँ और मैं आऊँगा। जब आप कह रहे हैं कि आप तैयार नहीं हो, लेकिन राजनीति से परहेज भी नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों को जरूर परहेज होने लगा आपके काम से। कई ऐसी खबरें भी आई, नेताओं के बयान भी आए और ये भी कहा गया कि आप किसी पार्टी विशेष की मदद करने के लिए इस कोरोना काल में इस तरह का मूवमेंट है वो चला रहे हैं, और राजनीतिक दलों के दफ्तर में भी आपको बुलाया गया। तो ये किस रूप में आप देखते हैं? जो रिएक्शन आया, एक सोसाइटी का रिएक्शन ऐसा कि जो आपको सुपर हीरो मान रहा है, वो आपकी भावनाओं की कद्र कर रहा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा रिएक्शन आया और इस तरह से चीजें सामने आई कि मानो ऐसा लगा कि सब चीजें आप बहुत प्लान वे में कर रहे हैं किसी के लिए। देखिए, ये जब पहली वेव शुरू हुई थी कोरोना की, उस समय लोगों ने ज़रूर बताया था कि रातों रात कहाँ से महामारी आ गई या जो भी उनकी कमेंट्स थी, पर वो धीरे धीरे शांत हो गई क्योंकि उन्हें लगा ये तो एक हफ्ते या 10 दिन के लिए लोगों की मदद करने आया है, 1 महीने में बंद हो जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। वो 1 महीने के अभी 15 से 17 महीने हो गए। पहली वेव गई, खत्म हुई, उसके बाद भी मेरा काम जारी रहा और बड़े स्तर पे हुआ। उसके बाद दूसरी वेव शुरू हुई और बड़े स्तर पे हुआ।
अभी उससे बड़े स्तर पे और हो रहा है। तो मैं तो थमने वाला नहीं हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता पहली वेव हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कोई भी हो। मैंने एक लक्ष्य पकड़ा है, मैंने एक रास्ता पकड़ा है, मैं तो उस पे चलता ही रहूँगा, फ़र्क नहीं पड़ता है लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। मेरा काम है चलना और मैं चलता रहूँगा। सोनू जी, आप खुद इतने फिट हैं और एक तरह से आइकन है फिटनेस के पूरी इंडस्ट्री के अंदर, और पूरी देश दुनिया के अंदर लोग आपकी फिटनेस की वजह से जानते हैं, लेकिन आप भी कोरोना से ग्रसित हुए। तो यहाँ आपके जरिए एक मैसेज है, वो मैं जनता तक किस रूप में उसको मैं पहुंचाऊं कि फिटनेस होना, स्वस्थ होना और कोरोना से इफेक्ट होना दोनों बिल्कुल अलग अलग विरोधाभास नहीं है, ऐसा हो सकता है। देखिए, मैं जब कोरोना से इफ़ेक्ट हुआ, मैं 5 दिन के अंदर नेगेटिव हो गया था। वो पता नहीं मैं फ़िटनेस के कारण था, या मेरी एक वैक्सीन की डोज़ लग चुकी थी, या मेरे अंदर एक जुनून था ठीक होने का। जैसे ही मुझे कोरोना हुआ तो मेरी पहले शब्द थे कि कोरोना की ऐसी की तैसी, मैं लड़ूँगा और मैं फटाफट हो जाऊँगा। कोरोना के दौर में मैंने ज़्यादा काम किया। मैं आइसोलेटेड था अपने रूम में, और ज़्यादा लोगों को फ़ोन कर रहा था, 24 घंटे काम कर रहा था और ज़्यादा काम कर पा रहा था क्योंकि मेरे पास समय ही समय था। सो मैं जितने लोग हैं और जितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, ये बात तय है कि हमें वैक्सीन लगाना बड़ा ज़रूरी है, ताकि हमारे अगर इफ़ेक्ट हो भी तो माइल्ड सिम्पटम्स हो और हम लोग जल्दी रिकवर कर पाएँ। लेकिन साथ में ये भी एक बड़ी बड़ी सीख जो मिली है कि आपकी फ़िटनेस लेवल बहुत अच्छे होने चाहिए ताकि आप जल्दी हो सकें। मैं लाखों कोरोना के जो इफ़ेक्टेड लोग थे उनसे जुड़ा हूँ, और उनको हॉस्पिटल दिलाने से उनको दवाइयाँ, इंजेक्शन दिलाने से लेके, बेड्स दिलाने से लेके, ऑक्सीजन, मैंने सब किया है, हर स्टेट में किया है। लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है और जो मेरा ये मानना रहा है कि बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स भी थी, कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी। जो यंग लड़के, जो लोगों की डेथ हुई 24, 25, 27 साल के, बहुत बेचारे बच्चे गए, उनको कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी या फिटनेस की प्रॉब्लम्स थी, जो एक चीज़ अलर्ट करती है आपको कि फिटनेस आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए, और आपको जब आपकी मुश्किल समय आए तो वो आपको जल्दी निकालने में, जल्दी उभारने में मदद करती है। तो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट लेसन दैट आई हैव लर्न, और जो मैं बिगेस्ट मैसेज भी लोगों को यही देना चाहूँगा। मुझे बहुत गंभीर किस्म का आपने काम किया है कोरोना के पहले और दूसरे फेज में, और इस दौरान एक एंटरटेनर भी आप में नजर आया सोशल मीडिया पर, उसका जवाब आपने भी दिया। कोई अपनी गर्लफ्रेंड से मिला रहा है, कोई कह रहा है कि शराब की दुकान तक मुझे वहां से मुझे आप ड्रॉप कर दीजिए। तो इस तरह की जो चीजें सोशल मीडिया पे बनी और एक तरह से आपकी फॉलोइंग है, उससे सीधा आपने संपर्क साधा है, कैसा फील हुआ और सबसे अच्छा मीम आपको कौन सा लगा इन सब में से? देखिए सर, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा, मैं कई सालों से हूँ और बहुत सारे कई लोग कई सालों से हैं। आज तक लोग अपने नए जूते डालते रहे, नई टी-शर्ट डालते रहे, नई गाड़ी डालते रहे जो उन्होंने खरीदी। पर मुझे लगता है कि जब आप सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों के घरों में चले जाते हैं, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। जब लोगों को लगता है कि यार ये मेरे बाजू में बैठा हुआ है, मेरी छोटी-सी कुटिया है कहीं बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में, आंध्र नहीं, मेरे बाजू में बैठा खाना खा रहा है, तब वो रिश्ता जुड़ता है। मुझे लगता है मैंने जाने-अनजाने में वो रिश्ता जोड़ लिया। अगर मेरे साथ वो इंसान खड़ा होकर मुझसे पूछता कि मुझे किसी दारू के ठेके पे जाना है, तो आप मुझे पहुँचा दोगे? तो मैं उसको शायद वैसे ही बोलता कि आपको पहुँच आप खुद जाइए, जब आप पी के टल्ली हो जाएँगे तो मैं आपको घर छोड़ने में मदद कर दूँगा। तो आई थिंक जो मैं उनको शायद बोलता, मैंने सोशल मीडिया के ज़रिए कहा, और मैं खुद ही अपने जवाब भी देता हूँ, पढ़ता भी खुद ही हूँ। मेरी कोई टीम नहीं है जो पढ़ के जवाब दे, ये मेरी खुद की एक फीलिंग है उन लोगों के लिए। सो आई थिंक वो कहीं न कहीं कनेक्ट हो पाई उन लोगों से। जो मेरे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स हैं, वो बोलते हैं कि मैं लिखता बहुत अच्छा हूँ, मैं लिखता भी हूँ। मेरे मदर प्रोफ़ेसर थे लिटरेचर के, और लिखते बड़ा कमाल थे, और हमेशा बोलते थे कि सोनू, जो ये लिखने का हुनर है मेरे अंदर, वो तेरे ज़िंदा रहेगा जब मैं नहीं हूँ। तो मैं लिखता हूँ, और मेरे सोशल मीडिया के सारे कमेंट्स भी मेरे खुद के होते हैं, और मुझे लगता है जब ऐसी आप छोटी-छोटी कमाल की बातें लोगों से करते रहते हैं, तो कहीं मूड लाइट रहता है। उसी मुश्किल के अंदर जब एक इंसान जाने के लिए मुश्किल में पड़ा था, सड़कों पर बैठा था, और उसी के बीच में अगर ऐसा कुछ कमेंट आता है तो उनका हौसला भी बढ़ता है कि यार मेरे लिए टिका हुआ है, मेरे लिए लगा हुआ है, मुझे भेज ही देगा।